So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally we are back with a modern physiology series. इस सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर या फिर पहला यूनिट बोल सकते हैं उसे कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ होमोस्टैसिस देखी थी। आज हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए। इस सीरीज में ये दूसरे वीडियो में हम लोग ये बताने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी कैसे होती है। हम लोगों ने एनाटॉमी में जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखी थी, उसमें चेस्ट देखा था, चेस्ट के बाद प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड और बहुत सारी चीज़ें थी कि लंग्स का शेप कैसा होता है, कितने लोब्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उसमें देख ली थी। आज हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके एनसीएसएम सिलेबस में चीज़ें दे रखी हुई हैं। एनसीएसएम सिलेबस में आपके ये सिलेबस है आपका। इसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सेकंड टर्म का चैप्टर आता है या फिर यूनिट आता है। तो इसमें सबसे पहले तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग को देखना है कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाननी चाहिए कि किस तरीके से। अब देखो, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग बस उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसके फंक्शनल एनाटॉमी जो भी ज़रूरत होगी यहाँ पे फिजियोलॉजी में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग ने बात बहुत सारी चीज़ों की करी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग हर चीज़ नहीं देखने वाले। हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे फिजियोलॉजी के मैकेनिज़्म में आएगी और हम लोग को पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन-कौन सा कंडक्टिंग ज़ोन होता है, कौन सा रेस्पिरेटरी ज़ोन होता है, किस तरीके से जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको कैसे फ़िल्टर करता है, किस तरीके से ह्यूमिडिफ़ाई करता है एयर को, तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला ये टॉपिक हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है बॉडी का जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बाहर ऑक्सीजन है, हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्स वो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सहेल करना और इंस्पायर करना ऑक्सीजन को, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कह रहे हैं। या फिर और भी स्पेसिफिक टर्म्स में बोले तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टिश्यूज़ में जब ज़्यादा हो जाता है, तो जब बाहर से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो वो जब ज़्यादा होता है तो दोनों का गैसेज़ एक्सचेंज होता है। दोनों के गैसेज़ एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी है उसको ऑक्सीजन मिलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई थी, उसको कम करता है। तो रेस्पिरेशन की एक बार डेफिनिशन लिख लेते हैं कि कौन-सी डेफिनिशन है रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज़, कौन-कौन सी? O2 एंड CO2 इन द बॉडी विद एनवायरनमेंट। अब देखो, रेस्पिरेशन के भी कई टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बोले तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप हैं, एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग, लंग में क्या है? एल्वियोलाई और ब्लड। और इंटरनल जो टिश्यूज के अंदर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स या फिर एल्वियोलाई बोलेंगे, एल्वियोलाई एंड द ब्लड। और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल तो हम लोगों को जो पता ही होता है, जो हम लोग जनरली बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में, तो वो एक्सटर्नल में ही आता है।
और जो इंटरनल होता है इसको हम लोग जनरली स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। अब फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन जो कहते हैं, तो वो भी 2 टाइप के होते हैं। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप। पहला तो है इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन या फिर एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और फिर से एक बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पिरेशन वही होता है जब बाहर से एयर को अंदर की तरफ लंग में लेना इज़ इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन जो अंदर एयर है उसको बाहर छोड़ना। जो इंस्पिरेशन होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। दिस मीन्स हम लोगों को इंस्पिरेशन में कह सकते हैं बॉडी को उसमें दम लगाना पड़ता है, लेकिन एक्सपिरेशन वो अपने आप ही हो जाता है। फिर फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में बात करें तो देखो, ट्रैक्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो 2 ज़ोन में डिवाइड हम लोग उसे कर सकते हैं। पहला तो होता है कंडक्टिंग ज़ोन, जहाँ से एयर है कंडक्ट हो रही है, और दूसरा है रेस्पिरेशन ज़ोन, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कंडक्टिंग ज़ोन और दूसरा है रेस्पिरेटरी ज़ोन। अब जो कंडक्टिंग ज़ोन है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? नोज़, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। वही बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं। इसका काम क्या होता है? कंडक्टिंग ज़ोन का ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, फ़िल्टर करता है एयर को और वार्म बनाता है, बट इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ नहीं होती। रेस्पिरेटरी ज़ोन में यहाँ पे गैसेज़ एक्सचेंज होता है। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। यहाँ पे रेस्पिरेशन अकर, रेस्पिरेशन, गैसेज़ एक्सचेंज अकर। तो हम लोगों ने देख लिया ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में, कि जो रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, ये एक एनाटॉमिकल पार्ट होता है लंग का, जहाँ पे गैसेज़ एक्सचेंज टेक प्लेस करती है। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया एंड एल्वियोलर सैक। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि जो एल्वियोलाई होता है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो बाहर जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट एक हायर लेवल पे। रेस्पिरेटरी यूनिट बोल रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी यूनिट। ये इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया एंड एल्वियोलर सैक। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है दूसरा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसमें आती है। तो ये अल्ट्रा थिन बैरियर होता है, अप्रॉक्स 0.6 माइक्रोमीटर का होता है, जिससे गैसियस में डिफ्यूजन होता है। गैस डिफ्यूजस। ये कौन-कौन सी चीज़ों से बना होता है? कंसिस्ट्स ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम,
इसमें इंटेस्टिनल स्पेस होता है, इंटेस्टिनल इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल स्पेस और कैपिलरी एंडोथेलियम। इसके थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब एक आता है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। जो लंग होता है वो सिर्फ ब्रीद नहीं करता, वो एक मेटाबॉलिज्म फंक्शन भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और प्रोटेक्टिव टास्क भी परफॉर्म करता है। प्रोटेक्टिव टास्क किस तरीके से परफॉर्म करता है कि जैसे हम कोई भी एयर ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होगा, उसमें कई सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस आते हैं, डस्ट आता है, वायरसेस आता है, बैक्टीरिया आते हैं। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। वो जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबको खत्म करता है। अब अगर प्रोटेक्टिव टास्क नहीं प्रोवाइड करता, परफॉर्म करता, तो क्या होता? कोई भी वायरस हमने जो इनहेल करा है, हम लोग उससे बीमार हो जाते हैं। और आप लोगों को कितना पता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में कितने सारे वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, जो रोज़ हम लोग इनहेल करते हैं। लेकिन हम लोग रोज़ तो बीमार नहीं पड़ते, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लंग्स। तो और कौन-कौन से फंक्शन हैं, जो लंग परफॉर्म करता है, बिसाइड्स कि सिर्फ़ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है? तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। देखो, इसमें हम लोग पहला तो लिख सकते हैं ऑल्फैक्शन। द नोज़ कंटेन्स रिसेप्टर्स। आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ नोज़ नोज़ आ गया, यहाँ लंग्स आए नहीं। तो देखो, रेस्पिरेटरी फंक्शन तो पूरा ही है ना। जैसे कोई भी एयर है जो इंस्पायर कर रहे हो, तो वहाँ से ही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चालू हो जाता है ना। भले ही वो कंडक्टिंग ज़ोन है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में ही आएगा ऑल्फैक्शन। दूसरा है वोकलाइज़ेशन, जो लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो अपना साउंड प्रोड्यूस करता है। जो डिफेंस होता है, थर्ड कह सकते हैं डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, म्यूकस एंड सिलिया होते हैं जो ट्रैप्स एंड स्वीप आउट डस्ट एंड पैथोजन। अब इसके बाद आता है बैलेंस एंड रेगुलेशन। किस किस चीज का? जैसे वाटर और हीट, ठीक है। मॉइस्चर एंड हीट आर लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सलेशन, जो एक्सपिरेशन होता है उसके थ्रू, जो कह सकते हैं कि वाटर होता है वो भी निकलता है, और हीट जो होती है बॉडी की वो भी निकलती है। बैलेंस एंड रेगुलेशन, मॉइस्चर एंड हीट आर लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सलेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिससे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो बचा रहता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट परफॉर्म करता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होते हैं। रिफ्लेक्सेस कोई भी होंगे, इनवॉलंटरी ही मैकेनिज्म होता है। इनवॉलंटरी मैकेनिज्म दैट क्लियर्स द एयरवे।
ऑफ इरिटेंट्स। पहला तो आ जाता है इसमें कफ रिफ्लेक्स। इसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जैसे ट्रैकिया और ब्रोंकाई, वो एक तरीके का ट्रिगर प्रोवाइड करता है जिससे एक एयर का ब्लास्ट होता है थ्रू द माउथ, तो उसको हम लोग कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। इरिटेशन इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट triggers a blast of air through mouth। दूसरा है स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या होता है? इरिटेशन ऑफ नेसल पैसेज, जिससे क्या ट्रिगर होता है? अ फोर्स्ड ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू नोज, इसमें थ्रू नोज। तीसरा है swallowing, swallowing रिफ्लेक्स। दिस इज क्लोजली coordinated coordinated with breathing। देखो हाँ, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग खाना निगल नहीं सकते, लेकिन जब हम लोग खाना निकालते हैं तो हम लोग सांस नहीं ले सकते, तो दोनों ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे से। प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। तो हम लोग ने इतना पढ़ा, द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ज्यादा नहीं था, एक बेसिक बेसिक चीजें हम लोग ने देखी। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन कौन कौन से होते हैं। अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन बोलो, इसमें डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतनी चीजें हम लोग अभी देखेंगे कि वेंटिलेशन क्या होता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है और किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो चलिए देखते हैं ये वाली चीजें। बहुत ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगी, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो इसमें सबसे पहले वेंटिलेशन की हम लोग बात करते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो वेंटिलेशन इज जस्ट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस। वेंटिलेशन एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? विच स्टेट दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर है और V इज इक्वल टू वॉल्यूम है। ये होता है बॉयल्स लॉ। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी चीज का, तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाएगा। तो ये ही सिंपल सी चीजें बताते हैं ये बॉयल्स लॉ। इस पे ही वेंटिलेशन हमारा डिपेंड होता है। अब सबसे पहले आता है वेंटिलेशन में इंस्पायरेशन। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस, अभी तक हम लोग छोटे पर से यही पढ़ते आए हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। स्टेप वन, मसल कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें? देखो, जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। फ्लैटन, फ्लैटन मीन्स जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जाएगा। मूव्स
डाउनवर्ड। अब डायफ्राम क्या, अब देखो ये चीज समझ शायद नहीं आ रही हो, इसको मैं बता देता हूँ। देखो इस तरीके से हमारा लंग होता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है डायफ्राम। जब भी हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो रहा है, दिस मीन्स वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे था, अब ऐसे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो कैसे कैसे बन गया ये, ऐसे करके, ऐसे ऐसे बन गया। पहले कैसे था, ऐसे था, ऐसे ऐसे। तो ये यू शेप इस तरीके से बनाता है, मतलब उल्टा यू शेप बनाता है। तो जब भी ये कांटेक्ट हो रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिससे क्या मतलब और कौन कौन सी मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, वो कांटेक्ट होती है, और वो रिप केज होती है, उसको बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लिफ्ट करती है रिप केज को, और बाहर की तरफ। जिससे अगर हम लोग देखते हैं तो रिप केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आती हुई दिखती है। जब भी हम लोग इंस्पायर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो चेस्ट है हमारा, चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब चेस्ट बाहर की तरफ आता है तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी दैट इंक्रीजेस। तो स्टेप टू क्या हो गया, स्टेप टू वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो उसके बाद स्टेप थ्री आ जाता है, स्टेप थ्री प्रेशर ड्रॉप। हम लोगों ने बॉयल्स लॉ भी देखा था। जो बॉयल्स लॉ होता है वो यही बताता है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, तो जो प्रेशर है वहां पे वो ड्रॉप हो गया। अब प्रेशर ड्रॉप हुआ बिकॉज लंग्स आर स्टक टू द चेस्ट वॉल बाय द प्लूरल फ्लूइड। अब वो जब एक्सपैंड हो रहा है तो उससे जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जा रहा है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ जा रहा है, मतलब 760 mmHg से कम हुआ जा रहा है, तो उससे जो है प्रेशर कम हो गया, और इसकी वजह से जो बाहर की एयर थी वो अंदर आ गई। तो इससे क्या हुआ, इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। दिस कॉजेस, दिस कॉजेस इंट्रापल्मोनरी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू ड्रॉप बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर दैट इज 760 mmHg। अब स्टेप फोर क्या हो गया, स्टेप फोर एयर फ्लो, एयर फ्लो इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। तो इंस्पिरेशन की बात होगी। अब एक्सपिरेशन इसी तरीके से देखते हैं। हम लोगों ने इंस्पिरेशन में देखा कि किस तरीके से स्टेप वन में मसल कांटेक्ट होती है, जो डायफ्राम होती है वो कांटेक्ट होती है, फ्लैटेड होती है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, जिससे वॉल्यूम जो होता है थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो मसल्स थी, मसल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इससे क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है रिब केज अप एंड आउट। फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर ड्रॉप हुआ, प्रेशर जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर था वो कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, जिसकी वजह से एयर फ्लो था वो लंग्स में हो गया। अब इसके बाद एक्सपायरेशन की बात करते हैं। तो एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बॉडी अपने आप ही करती है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्टेप वन होता है मसल रिलैक्सेशन। जो मसल हम लोग की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब रिलैक्स हो रही है, मसल रिलैक्सेशन। कौन सी मसल रिलैक्स हो रही है, हम लोग को पता है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। मसल रिलैक्स। स्टेप टू इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल। दिस मीन्स द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल आर इलास्टिक।
जो लंग्स हैं एंड चेस्ट वॉल्स आर इलास्टिक, जिसकी वजह से वो नेचुरली पीछे की तरफ आती है और अपना ओरिजिनल शेप ले लेती है। स्टेप 3, वॉल्यूम डिक्रीज। स्टेप वॉल्यूम डिक्रीज मतलब जो चेस्ट की कैविटी थी वो स्ट्रिंक कर गई, प्रेशर जो था लंग के अंदर वो राइज कर गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, है ना। और इसी वजह से स्टेप 4 आ गया, एयर फ्लो। ठीक है, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। और देखो जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है लाइक ब्लोइंग आउट ऑफ द कैंडल, वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल भी इन्वॉल्व होती हैं। बट नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, फोर्स एक्सपायरेशन में एक्टिव होता है और इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल यूज होती है। एक नोट लिख लीजिए, नोट, फोर्स एक्सपायरेशन एक्टिव होता है और साथ साथ यूजेस इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। ठीक है, एक डायग्राम बना के फिर से समझा दे रहे हैं। तो ये हमारे लंग्स थे। अब यहाँ पे जो एयर थी वो बाहर से अंदर की तरफ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो यहाँ था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये अपना बाहर की तरफ हुए और डायाफ्राम जो था वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैटेंड हुई, तो इससे जो प्रेशर था वो कम हो गया और बाहर से एयर अंदर की तरफ आ गई। एक्सपायरेशन में सेम इसी तरीके से होता है, बस उसमें जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो कम हो जाती। सिर्फ फ्लैटेंड था डायफ्राम, उसमें हवा भरी हुई थी, तो हवा बस अंदर से बाहर की तरफ आ गई, क्योंकि ये जो थे ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ गए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब किस तरीके से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो इसमें एक फिनोमेना लगता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हम लोग नॉर्मली डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। अब कैसे होता है? गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ड्रिवन होता है। तो जो गैस होती है वो ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाइयर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। ये नॉर्मल फिनोमेना है। कोई भी चीज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही जाती है अगर नॉर्मल उसमें कोई एक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। सेम वैसे ही इंसान का भी पोटेंशियल होता है, अगर पोटेंशियल में वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही जाएगी। ये नेचर का एक रूल है। तो सेम वही चीज यहाँ पे होती है। अ गैस विल अ गैस विल ऑलवेज diffuse from an area of higher partial pressure to an area of lower partial pressure। एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था वो लंग्स में हो रहा था, तो हम लोग ने देखा कि किस तरीके से एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन थी, उसमें ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो एल्वियोलाई में नियरली 104 मिलीमीटर एच जी होता है। जबकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो कैपिलरीज में
उसमें ऑक्सीजन होता है 40 मिलीमीटर एचजी। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, देख रहे हो ना कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 मिलीमीटर था और कैपिलरीज में 40 मिलीमीटर था। तो देखो डिफरेंस आया। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करा ब्लड में, ठीक है, बाहर ज्यादा था ऑक्सीजन और कैपिलरीज में कम था, तो बाहर से अंदर आ गया, कैपिलरीज में आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का सेम उल्टा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में 45 मिलीमीटर एचजी होता है, जबकि एल्वियोलाई में वो 40 मिलीमीटर एचजी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है लंग्स में और फिर उससे वो बाहर की तरफ एक्सेल हो जाता है, ठीक है। यही एक फिनोमेना है जहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो टिश्यूज में होता है, देखो बताते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो भी हम लोग ने देखा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो तो चलो मैकेनिज्म था कि किस तरीके से एयर इन एंड आउट हो रही है। अब रेस्पिरेशन जो टिश्यूज और जो हमारे लंग्स में हो रहा है उसकी बात करें, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसकी बात करें, तो गैसेस एक्सचेंज में ए है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है PO2 इन क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई दैट इज 104 मिलीमीटर एचजी। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर एचजी। तो तो ऑक्सीजन कहाँ से हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम, देखो एल्वियोलाई में ज्यादा था, ब्लड में कम था, तो हाईएस्ट से लोअर में जा रहा है, एल्वियोलाई टू ब्लड, ठीक है। और सेम कार्बन डाइऑक्साइड में भी बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन ब्लड इज इक्वल टू 45 मिलीमीटर एचजी। और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई 40 मिलीमीटर एचजी। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम, डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई, नहीं, ब्लड टू एल्वियोलाई lungs and then get inhaled by the lungs out of the body। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। अब इंटरनल जैसे टिश्यूज की बात करते हैं, तो टिश्यूज में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो ए हम लोगों ने एक्सटर्नल देखा, बी है टिश्यू या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन इन टिश्यूज। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड, जो आर्टरीज में ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अराउंड 100 मिलीमीटर एचजी। बट इन एक्टिव टिश्यू इट इज लेस देन 40 मिलीमीटर एचजी। तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लीव कर रहा है ब्लड को और एंटर कर रहा है सेल में। किस लिए, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन करना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो ऑक्सीजन लीव्स द ब्लड टू एंटर द सेल्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब आप ये पूछेंगे कि किस तरीके से ये हम लोग को पता चल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड की क्या है, एक्टिव टिश्यू में क्या है। तो देखो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे कहता है कि क्लिनिकल टेस्टिंग्स होती हैं, उसमें पता लगता है कि हाँ आर्टेरियल ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कितना एक्टिव टिश्यू में है।
तो ये चीज़ तो फिक्स्ड है कि हाँ, इतना ही होता है, इसके अप्रॉक्स ही होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर वैल्यूज़ याद हैं और आपने लिख दी एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट कोई कुछ नहीं देखता एग्ज़ामिनर, फिर हाँ, ठीक है, इसको इतना पता है, खत्म। ये आपने नीट में भी पढ़ा होगा चीज़ें। जब आप वो एक टेबल आता है, टेबल याद करते हैं कि हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, उसमें कितना है, उसमें कितना है, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे भी कोई नई चीज़ नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। नीट निकाल के ही आए हैं यहाँ पे, तो इतनी चीज़ें तो आती होंगी, आई एम इमेजिनिंग, ठीक है? तो टिश्यू प्रोड्यूसेस, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, टिश्यू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज़ वेस्ट। ये तो सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो निकलता है एज़ अ वेस्ट। तो यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर Hg। तो इससे क्या होता है? सो इट डिफ्यूज़ेज़ इंटू द ब्लड। सो इट डिफ्यूज़ेज़ इंटू द ब्लड, इंटू द ब्लड। जहाँ पे कितना था? प PCO2, अभी हम लोग ने देखा 40 मिलीमीटर Hg, ठीक है? तो इतनी चीज़ें थी हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन की, हाँ, टिश्यूज़ में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से गैसेज़ एक्सचेंज होता है इनसाइड द टिश्यू, और हम लोग ने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी देखा था कि उसमें कैसे हो रहा था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज़ ब्लड में किस तरीके से होता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज़ इन द ब्लड। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज़ इनटू द ब्लड। तो देखो, जैसे ही गैस ब्लड में एंटर करता है, उनको एक स्पेशलाइज़्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। आप स्पेशलाइज़्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर वो अपना ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब वो किस तरीके से काम करता है, कैसा होता है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे। तो जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? स्पेशलाइज़्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन-सा होता है ऑक्सीजन का? दैट इज़ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज़ 98.5%। इससे ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करता है। ऑक्सीजन बाइंड्स टू द आयरन एटम इन द हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं ना, हीम और ग्लोबिन। तो हीम में आयरन होता है, उससे जाके ऑक्सीजन बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और उससे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग नीट में भी हम लोग पढ़ते थे, दैट इज़ नोन एज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड सेकंड इज़, किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज़ बाय डिसॉल्विंग इन द प्लाज्मा। Plasma is approx 1.5% of the blood, or since oxygen does not dissolve well in water, only tiny fraction is carried this way। तो हम लोग को मेन पता चल गया कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज बाय हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दैट इज अप्रॉक्स 98.5% ऑफ ब्लड, या फिर आरबीसी बोल सकता हूँ। ऑक्सीजन बाइंड द आयरन, ऑक्सीजन binds to the iron Fe2 plus atom in the heme group, in the heme group of hemoglobin। और जो एक वन वन ऐसे लिखते हैं, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन molecules, 4 O2 molecules, and form oxyhemoglobin।
तो इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब दूसरी चीज है बाय डिसॉल्विंग द प्लाज्मा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो इसमें देखो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है, स्मॉल फ्रैक्शन गेट कैरिड अवे बाय दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्मॉल फ्रैक्शन। ना इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से अपना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है मच मोर। ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता चल गया कि जैसे हीमोग्लोबिन में था, तो हीमोग्लोबिन में डायरेक्ट अपना वो इधर उधर बाइंड करके हीम से निकल जा रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो कहीं, जहां जा रहा है हीम वहां जा रहा है ऑक्सीजन। बट कार्बन डाइऑक्साइड का इतना सिंपलर नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि तीन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहला तो होता है बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। बाइकार्बोनेट आयन अप्रोक्स 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो ये देखो यहाँ पे जो 98% था, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। और द यहाँ पे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कितना था 1.5%, 1.5%। तो 1.5% इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट गेट्स ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन आर द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन 70% ऑक्सीजन, 70% कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड। इसमें क्या होता है कि इनसाइड रेड ब्लड सेल जो आरबीसीज होते हैं, एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट, दैट हेल्प्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है H2CO3। ठीक है, इन साइड, इनसाइड आरबीसी। और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं HCO3 माइनस, अब देखो ये जो था इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं HCO3 माइनस है, ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस में टूट रहा है। तो अब जो बाइकार्बोनेट आयन है ये एग्जिट कर जाता है आरबी से, एग्जिट्स आरबीसी। अब ये प्लाज्मा में चला गया, प्लाज्मा, और एक्सचेंज कर रहा है क्लोराइड आयन से, एक्सचेंज, इन एक्सचेंज फॉर अ क्लोराइड आयन। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लोराइड शिफ्ट। आपने ये चीज नीट के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर से बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बाद जो H प्लस और HCO3 माइनस होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिर आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में जाता है, दैट इज प्लाज्मा में गया और उसके बाद इन एक्सचेंज फॉर अ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन से एक्सचेंज हो गया और इसको क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे हैं। दूसरा जो तरीका होता है जिस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज बाय कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या अप्रोक्स 23% इसके थ्रू होता है। इसमें क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइंड करता है, बाइंड्स टू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड ऑफ द हीमोग्लोबिन, और इसके थ्रू ये निकल के जाता है। थर्ड है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, दैट इज अराउंड 7%। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, हम लोग को पता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल
then oxygen, then O2. So more of it can travel dissolved in the liquid part of blood. Liquid part of blood. ठीक है। तो अब हम लोगों को ये चीज़ पता चली कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा था। 98.5% ऑफ ऑक्सीजन गेट ट्रांसपोर्टेड by the help of hemoglobin when oxygen bind to the iron atom in the heme group of hemoglobin, the in which the one hemoglobins carry four oxygen molecules and form oxyhemoglobin, और इसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। डिजोल्व गैसेस 1.5% स्मॉल फ्रैक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बाइकार्बोनेट आयन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इनसाइड आरबीसी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस दैट फॉर्म्स H2CO3, जो कि जब डिसोशिएट करता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है दैट गेट्स एग्जिस्ट एंड गोज टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जाके वो क्लोराइड आयन से बदलता है और इसको क्लोराइड शिफ्ट मेथड कहते हैं। ये आपने नीट में पढ़ा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें इतनी हैं, इसी को पता रहे अगर आपको, तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन कर देगा। फिर है कार्बा हीमोग्लोबिन, तो अप्रॉक्स 23% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन में और उसे कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7% होता है क्योंकि ये मोर सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डन, डेफिनिशन ऑफ वेंटिलेशन देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लिया। हम लोग बात करेंगे न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और फिर ये जो टर्म्स हैं एस्फेक्सिया और हाइपोक्सिया। फिर उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं न्यूरल केमिकल कोऑर्डिनेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। So now we'll talk about the neural control of respiration। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसको समझने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड बुक उठा लो, जैसे गाइडन हो गया, ये सारी चीज़ें उठा लो। तो मतलब इतना डीप में इतना वास्ट चीज़ें आ जाती हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी आ जाती हैं, उसके नाम होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो वो इंसान को याद नहीं रहती। तो उतना डीप में भी पढ़ के याद ना रहने से अच्छा है, थोड़ा पढ़ो, छोटी बुक से पढ़ो, बट याद रखो। तो आज मैं उसी तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आप बिना टर्मिनोलॉजीज़ को मिस करे हुए सारी चीज़ों को ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं। देखो, सब कुछ आना ज़रूरी नहीं होता है आपके लेवल पे। आपके लेवल पे ये है कि जितनी चीज़ें होती हैं, आपको उसका एक बेसिक पता होना चाहिए। न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इतना कि इस पे लोग पीजी तक करते हैं। यहाँ अपना जो लंग्स वाले होते हैं, वो लंग्स में पीजी करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन और ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। हम लोगों को इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को एक बेसिक न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जानना है कि किस तरीके से होता है। मोर देन अभी तक हमारे जो प्रीवियसली डिस्कस्ड लेक्चर्स थे, जो भी क्लास 9th का था, 10th का था, अब उसके बाद हम लोगों ने 11th-12th पढ़ा, फिर नीट पढ़ा। तो उससे ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है, उसमें अगर बात करें, तो बॉडी सोचती नहीं है ब्रीदिंग करने से पहले। ब्रीदिंग एक रिदमिक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम क्या होता है? मेडुला और पोन्स। उनमें ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, जिनके थ्रू वो मैनेज होता है कि हाँ, उसका रिदम सही से है, मतलब इंस्पिरेशन कैसे होना है, एक्सपिरेशन कैसे होना है, उस चीज़ का रिदम हो। अगर दौड़ रहे हैं, भाग भाग रहे हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो और ज़्यादा तेज़ ब्रीदिंग होगी। तो उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करना रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो कि मेडुला पोन्स में होते हैं, वो करते हैं। अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडुला की। मेडुला या फिर मेडुलरी सेंटर्स।
सेंटर्स। तो जो मेडुलरी सेंटर्स होते हैं, जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, वो एक बेसिक रिदम बनाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा गाटा सेट्स द बेसिक रिदम। अब देखो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। अब कैसे ये बेसिक रिदम को बनाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी जो होता है, दैट इज़ आल्सो स्टैंड्स फॉर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, तो ये वाला कौन-सा होगा? ये होगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब देखो, जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, दैट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैलिटेरियस। कहेंगे क्या नाम है? देखो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा कहाँ पे है। लोकेटेड इन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगस। और जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप था उसका काम क्या था? दीज आर द इंस्पायरेशन न्यूरॉन्स। दीज आर इंस्पायरेशन न्यूरॉन्स। ये एक सिग्नल इमिट करते हैं दैट इज नोन एज दीज एमिट द सिग्नल नोन एज इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल। अब ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल जो होता है, ये धीरे-धीरे जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स होता है, उसको बढ़ाता है। एकदम से नहीं बढ़ाता, धीरे-धीरे वॉल्यूम ऑफ लंग बढ़ाता है। स्लोली इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स रादर देन गिविंग अ सडन गैस्प। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, जो कि न्यूक्लियस एम्बिगस में लोकेटेड होता है, ये मोस्टली इनएक्टिव रहता है। स्टेज मोस्टली इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, but kick in but kicks in during forceful breathing, forceful breathing। अब कौन कौन सी ऐसे टाइम्स हो जब फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही होती है? जैसे कि एक्सरसाइज, असिस्ट बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ये तो बात हुई मेडुलरी सेंटर्स की। अब पॉन्स पे जो होता है, जो पॉन्टाइन सेंटर्स होते हैं, दैट इज सेकेंड आर द पॉन्टाइन सेंटर्स। तो मेडुलरी ने तो हम हमें पता चल गया कि वो बेसिक रिदम को कंट्रोल कर रहा था। अब पॉन्टाइन सेंटर्स जो होते हैं, तो ये एक तरीके से स्विच मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। इसमें भी 2 तरीके से सेंटर्स होते हैं, ये आपने नीट में भी पढ़ा होगा। 2 सेंटर्स होते हैं, दैट इज़ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर।
अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है दैट इज लोकेटेड इन द अपर पॉन, लोकेटेड इन द अपर पॉन्स। इसका क्या होता है प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन होता है इसका, प्राइमरी फंक्शन इज टू लिमिट इंस्पिरेशन। जो इंस्पायरेशन हो रहा है उसको लिमिट कर देना, रोकना, कम करना, बहुत ज्यादा नहीं करना। ये एक तरीके से दैट मतलब जो इंस्पायरेशन होता है उसको टर्न ऑफ की तरह वर्क करता है। इट टर्न्स ऑफ द इंस्पायरेशन रैम्प, इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन रेट बाय शॉर्टनिंग ईच ब्रेथ। ठीक है, इट टर्न्स ऑफ द इंस्पायरेशन इंस्पायरेटरी रैम्प, increasing CRESIN, increasing the respiratory rate। जो रेस्पिरेटरी रेट होता है मतलब कितनी बार हम लोग सांस ले रहे हैं उसको इंक्रीज करता है। बट जो ब्रीथ होती है, जो मतलब इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने वाली चीज ये न्यूमेटॉक्सिक सेंटर के थ्रू होती है। तो pneumotactic center turns off the inspiratory ramp, increasing the respiratory rate by shortening each breath। यहाँ मतलब जल्दी जल्दी ले पाए। और जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है ये भी लोअर पॉन्स में होता है, लोकेटेड इन लोअर पॉन्स। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स पे था और एपन्यूस्टिक सेंटर दैट इज लोकेटेड इन द लोअर पॉन्स। ये सिग्नल सेंड करता है डीआरजी ग्रुप को। ठीक है, मतलब ये अपोजिट काम करता है, इट डज द अपोजिट। इट सेंड्स सिग्नल टू डीआरजी ग्रुप। डीआरजी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये एमिट करते हैं इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को, धीरे धीरे इंस्पिरेशन बढ़ाते हैं। अब ये यहाँ पे है, ये सिग्नल दे रहा है डीआरजी को कि स्विच ऑफ मत होने दो, जिससे और लंबी लंबी और एकदम एकदम से जोर जोर आने वाली ब्रीदिंग हो पाए। डीआरजी टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ, लीडिंग टू लॉन्ग डीप गैस। इसको हम लोग कहते हैं एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग। सो दिस इज द न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मेडुलरी सेंटर्स ऑफ पॉन्स का पॉन्टाइन सेंटर होता है। तो मेडुलरी सेंटर जो बेसिक रिदम होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें दो ग्रुप होते हैं दैट इज डीआरजी एंड वीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ये इंस्पिरेशन न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल भेजते हैं जिससे इंस्पिरेशन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ये एकदम से नहीं बढ़ाता है। बट जो वीआरजी होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वो जनरली इनएक्टिव होता है नॉर्मल ब्रीदिंग के थ्रू। बट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ऐसी टाइम जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये जल्दी जल्दी फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद करता है। फिर आता है पॉन्टाइन सेंटर। इसमें दो सेंटर्स होते हैं दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये इंस्पिरेटरी मतलब धीरे धीरे जो इंस्पिरेटरी बढ़ रहा था इंस्पिरेशन उसको कम कर देता है। ये जल्दी जल्दी मतलब इंस्पिरेशन जो हो रहा है वो जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इस तरीके से बढ़ाता है। और जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है इसी का उल्टा होता है, ये जो डीआरजी होता है उसको सिग्नल भेजता है कि टर्न ऑफ मत होने दो, जिससे एक लंबी और जल्दी जल्दी दोनों तरीके की ब्रेथ हो पाए, इंस्पिरेशन हो पाए। तो ये हम लोगों ने देखा न्यूरल
कंट्रोल। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इतना ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इतना ही पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा आप पढ़ने में मत लग जाइएगा, पता चला आपका जो मेन टॉपिक्स है वो भी छूट गए और इसी में फँसे रह गए। तो जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही चीज़ें लाया हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, जो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ये सेंसरी कह सकते हैं कि ये लूप का एक सेंसरी पार्ट होता है। ये देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन हो रहा है, वो एक तरीके से एडजस्ट रहें, ठीक है, देखता है ये। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। सेंट्रल कीमो कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को परसीव कर सके, ये मेडुला में प्रेज़ेंट होते हैं। मेडुला में होते हैं। लोकेटेड नियर द वेंट्रल लोकेटेड नियर द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला। अब देखो, सबसे पहले स्टिमुलस स्टिमुलस में क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन के। दे आर एक्सिस्टली सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन H+। दूसरा है अपना मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली, जबकि जो H+ होता है, वाइल H+ कैन नॉट। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो वंस CO2 enters cerebrospinal fluid, CSF, it reacts with water to form कार्बोनिक एसिड, जो कि आगे चल के टूटता है H+ आयन में, which dissociates into H+, CO2 plus H2O, H2CO3, H+ plus HCO3 माइनस। तो H+ जो बना, ये इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हाई CO2 is the most potent indirect stimulus of breathing। देखो, सबसे पहले क्या था, तो ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज लोकेटेड इन द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला। तो जब भी हाइड्रोजन आयन आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ा देता है। अब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को तो इजीली क्रॉस कर ले रहा है, बट हाइड्रोजन आयन नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और H+ आयन को डिसोशिएट करता है। अब H+ आयन बढ़ रहा है, तो ये वाला जो रिसेप्टर है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ये सेंसिटिव थे H+ के लिए। तो
ये जाके बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, वैसे-वैसे इंस्पिरेशन बढ़ने लगता है। तो हाइयर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड इनडायरेक्ट स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो वो भी ज़्यादा होगा। अब ये तो था पहला। दूसरा बी, या फिर 2 भी बोल सकते हो। पहला लिखा था ना, ए लिखा था। ए हो गया बी, दैट इज़ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। इसको हम लोग अर्ली वार्निंग साइन भी बोल सकते हैं। तो जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं लोकेशन कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस स्टिमुलस तो देखो, सबसे पहले तो ये सेंसिटिव होता है लो ऑक्सीजन के, प्राइमरली, मतलब मेनली इट इज सेंसिटिव टू लो ऑक्सीजन। ये ऑल्सो रिस्पॉन्ड दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू हाई CO2, हाई CO2 एंड H+। बट इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने सेंट्रल रिसेप्टर्स हम लोग ने देखा था। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो मेडुला में प्रेजेंट थे उतने नहीं होते। बट हाँ, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्ड, मतलब स्टिमुलस होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए भी, बट लेस स्ट्रांगली देन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल रिसेप्टर। दूसरा है पाथवे। तो देखो, सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है वाया द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कौन सी नर्व होती है? नाइन्थ एंड वेगस नर्व। ये होती है 10th। कहाँ पे जाते हैं? ये DRG पे जाते हैं, DRG पे अपना काम करते हैं। तो वहां से अभी हम लोग ने जिस तरीके से ऊपर पढ़ा, उस तरीके से काम होता है। तो इस तरीके से DRG क्या कर रहा था? धीरे धीरे इंस्पिरेशन को बढ़ा रहा था ना, वही चीज है। तो दिस इज द केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला, वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला में। सबसे पहले स्टिमुलस आता है जो कि हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है और हाइड्रोजन आयन नहीं कर सकता। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाता है, तो वाटर के साथ मिक्स करके H+ कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो जिससे वो जाके स्टिमुलेट करता है, और जब हायर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो वो स्टिमुलेट तो हो ही जाता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट पोटेंट इनडायरेक्ट स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, इसमें क्या होता है कि ये कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज में होता है। ये सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को बढ़ाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए भी होते हैं, बट उतने नहीं जितने सेंट्रल रिसेप्टर्स थे। इसमें क्या हुआ कि सिग्नल्स ट्रेवल करे ग्लॉसोफरेंजियल 9th और 10th नर्व्स के थ्रू डीआरजी के डीआरजी में, ठीक है। फिर इंस्पिरेशन बढ़ गया। सो दिस इज द थिंग्स। और अगर रिफ्लेक्स की बात करें, तो हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आता है, जिससे क्या होता है कि लंग को रोकता है बहुत ज़्यादा फूलने से, ठीक है। कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं मस्कुलर वॉल्स में, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के, जिससे वो रुकता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गया, तो उससे फट गया लंग्स।
नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे जितना भी हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट ही होता है, अमाउंट ऑफ एयर होता है जो अंदर आ सकता है, उससे ज़्यादा आता है, लंग स्ट्रेच होते हैं, तो उसके जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि रुक जाओ, बहुत ज़्यादा मत फूलो। तो जो लंग्स होता है, जब वो ओवर स्ट्रेच होता है, तो जो ये सिग्नल्स होते हैं, ये वेगस नर्व के थ्रू डीआरजी में जाते हैं और डीआरजी को रोक देते हैं। कहते हैं रुको, बस बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मत बढ़ाओ। ह्यूमन्स में तभी एक्टिवेट होते हैं जब टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो कि 1.5 लीटर के थ्रू होता है, मतलब 1.5 लीटर के अराउंड होता है, तो तब ही एक्टिवेट होता है, ऐसे जनरली एक्टिवेट नहीं होता नॉर्मली। अ, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो रिफ्लेक्स का भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बात, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बात समझ में आ गई ना कि द हियरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स क्या होता है? जब लंग्स बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फूलने लगते हैं, तो जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? मस्कुलर वॉल ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। तो वो मतलब एक तरीके से पता करते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा फूलने लगे। तो वो सिग्नल भेजते हैं रिसेप्टर्स को, कहाँ पे? डीआरजी पे। डीआरजी पे जाते हैं, तो डीआरजी को बोलते हैं कि यार स्विच ऑफ कर दो इंस्पिरेशन को अब, वरना बहुत ज़्यादा लंग्स इन्फ्लेट हो जाएँगे। ठीक है? द लिख दूँ आपके लिए, द हियरिंग, आप कहेंगे कि नोट्स चाहिए, उसमें लिखा नहीं है। इसमें क्या होता है? प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम ओवर इन्फ्लेटिंग। देयर आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द मस्कुलर walls of the bronchi and bronchioles. When the lungs overstretch these receptors, send signal via vagus nerve to DRG. Switch off switch off the inspiration. ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों को पता चल गई कि हाँ किस तरीके से इंस्पिरेशन बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता रहता है, लेकिन कब उसे रोकना होता है। फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करें तो जब नेचुरल रेस्पिरेशन होता है वो फेल हो जाता है। क्यों? कौन-कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फेल होता है? देखो, ड्राउनिंग मतलब डूबने वाले केस में कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइज़निंग हो गई या ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया, या फिर एनेस्थीसिया के केस में। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। जब एनेस्थीसिया दे दिया तो अपना वर्क तो नहीं कर रहे हैं अपने लंग्स, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन-कौन से तरीके के आते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? देखो, मैनुअल मेथड आता है और मैकेनिकल मेथड आता है। मैनुअल मेथड में जैसे इमरजेंसी हो गई या फील्ड में हम लोग को अभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसमें मैनुअल मेथड आता है। इसमें भी 2 तरीके से आता है, जैसे एक होता है माउथ टू माउथ, जिसमें 16% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है? और हॉलगर नेल्सन मेथड होता है, एक तरीके का मैनुअल बैक प्रेशर आर्म होता है, लिफ्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आर्म्स वार्म्स को लिफ्ट कर देते हैं,
उससे होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मैनुअल में 2 होते हैं, माउथ टू माउथ और हॉलगर-निल्सन मेथड। आप अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं हॉलगर-निल्सन मेथड क्या होता है, तो आपको एक इमेज बन के आ जाएगी, तो उससे समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा आता है मैकेनिकल मेथड, ये क्लिनिकल मेथड होता है, इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो कि मोर मॉडर्न है, वो तरीका होता है। एक दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसमें ये पुराना मेथड है। तो जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है, जो कि हम लोग आईसीयू में देखते हैं, जो एयर होता है वो पुश करी जाती है लंग्स में अंडर सम प्रेशर, और जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं चेस्ट के अराउंड, और चेस्ट वॉल को एक्सपैंड करवाते हैं, और जिससे जो एयर होती है वो खुद ही नेचुरली अंदर चली जाती है। तो ये पहले होता था, अब ये चीज़ नहीं होती। तो ये 2 तरीके के मेथड थे, हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। छोटे में ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की इसमें ज़रूरत है। तो इसमें 2 हम लोगों ने देखे, मैनुअल और मैकेनिकल मैकेनिकल या फिर क्लिनिकल मेथड आता है। क्लिनिकल, ये इमरजेंसी मेथड, इमरजेंसी ऑफ फील्ड। इसमें भी 2 आते हैं, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ 16% इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है? एक दूसरा आता है हॉलगर निल्सन। मैकेनिकल मेथड में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आईसीयू में एयर इज पुश्ड इनसाइड लंग, इसे समझाएंगे आप। और दूसरा आता है नेगेटिव, मॉडर्न है ये, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसमें एक तरीके से क्रिएट वैक्यूम अराउंड द चेस्ट, फोर्सिंग द चेस्ट वॉल टू एक्सपैंड एंड पुल एयर एंड पुल एयर नेचुरली। सो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत कम ही बार आता है। अगर आता है तो ये वाली जो टॉपिक्स हैं इसको आप और ज्यादा बढ़ा के लिख सकते हैं। तो हम लोग ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे एस्पेक्सिया की, हाइपोक्सिया की, और जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आते हैं उनके बारे में। तो अपने ये आखिरी के 3 देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेशन में और थोड़ा-सा शायद बता सकते हैं चीज़ें, वेंटिलेशन में कुछ चीज़ें हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। एस्फेक्सिया, हाइपोक्सिया और इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है? तो ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट आता है। तो हाइपोक्सिया, देखो हाइपोक्सिया की बात करें तो ये एक तरीके की ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है टिश्यू लेवल पे। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी डिफिशियंसी एट द टिश्यू लेवल। इसमें एक तरीके का क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बारक्रॉफ्ट क्लासिफिकेशन। बारक्रॉफ्ट क्लासिफिकेशन टाइप। तो बारक्रॉफ्ट क्लासिफिकेशन क्या बताता है? देखो 4 चीजें होती हैं। पहला है
अगर हम लोग इसे टैबुलर फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप, कौन सा डिफेक्ट हुआ है, प्राइमरी डिफेक्ट, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, और कॉज। देखो देखो इसमें सबसे पहले जो टाइप आता है वो आता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, इसमें प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। मतलब आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन हो रही है यहाँ पे, आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या मिलती है हम लोग को, पीओ2 कम मिलता है, क्योंकि पीओ2 कम हो गया है तो कम ही मिलेगा। सैचुरेशन भी कम हो जाता है। इसके बाद कॉमन कॉज क्या होता है, जैसे हाइयर एल्टीट्यूड पे चले गए, हाइयर एल्टीट्यूड ट्यूड पे चले गए, हाइपो वेंटिलेशन हो गया, हाइपो वेंटिलेशन, या फिर वी बाई क्यू रेशियो जो होता है वो मिसमैच हो गया। तो इतना जरूरी नहीं है, बस इतनी चीजें देखिए। तो यहाँ पे दूसरे कलर से देख लेते हैं तो, ताकि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहे। फिर दूसरा आ जाता है अपना एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया। अब एनीमिक हाइपोक्सिया में प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, जो एचबी कंसेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, लो एचबी कंसेंट्रेशन, या फिर क्वालिटी कम हो गई। इसमें क्या आएगा, पीओ2 तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन कंटेंट होगा, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि एचबी कंसेंट्रेशन तो कम हो गया था, तो अब ऑक्सीजन कैरी कर नहीं पाएगा, तो इससे ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा। इसका कॉमन कॉज क्या होता है, सिंपली एनीमिक है तो एनीमिया ही होगा इसका कॉमन कॉज, और पॉइजनिंग हो गई, पॉइजनिंग उसमें भी हो सकता है, या फिर मेथ हीमोग्लोबिन बन गया है, मेथ हीमोग्लोबिन मीनिया बन गया, तो इसमें हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरा आता है दैट इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अब स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, लो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग आएगी कि पीओ2 तो नॉर्मल है, लेकिन ए बाय वी ऑक्सीजन डिफरेंस, ए वी ऑक्सीजन डिफरेंस कम हो जाता है। ये बस कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इतनी चीजें ही आपको मेन रखना है। फिर इसकी मेन कॉमन कॉज क्या होता है, हार्ट हार्ट फेलर, हार्ट फेलर, शॉक, या फिर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस। फिर इसके बाद जो चौथा है अपना, तो चौथा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, फोर्थ इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है, इसमें प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूज ऑक्सीजन, इनएबिलिटी, मतलब जो टिश्यू है वही ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रही हैं, ऑक्सीजन भी पूरे सही मात्रा में है, कंसंट्रेशन में है, हीमोग्लोबिन भी सही मात्रा में है, पार्शियल प्रेशर भी सही है, लेकिन अब टिश्यू ही है वही नहीं अपना यूज कर पा रहे हैं, तो यूज O2। इसमें क्या होगा, नॉर्मल PO2, ए बाय वी रेशियो इसमें भी कम होगा, ऑक्सीजन डिफरेंस। ये कब होता है, साइनाइड पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो कम हो जाता है, जिससे
जो टिश्यूज़ होती हैं वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाती हैं, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया होता है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं हाइपॉक्सिया में, बस हाइपॉक्सिया में इतना ही आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चारों के नाम आप याद रखिएगा। इनसे वाइवा में भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि कितने टाइप के हाइपॉक्सिया होते हैं, तो आपको बताना होता है कि हाइपॉक्सिक, एनीमिया, स्टैग्नेंट और हिस्टोटॉक्सिक, ये 4 तरीके के हाइपॉक्सिया के टाइप होते हैं और यही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हाइपॉक्सिया में बहुत ज़्यादा नहीं जाइएगा डिटेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना हाइपॉक्सिया के बाद देख लेते हैं। हाइपॉक्सिया अ, पल्मोनरी इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देखी हम लोगों ने हाइपॉक्सिया। एस्फेक्सिया की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हाइपॉक्सिया पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एस्फेक्सिया। तो एस्फेक्सिया में सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ये कंडीशन होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो मतलब अपना रिसीव और यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा तो ब्लीच डिस्कलरेशन आ गया अपना, तो उसी को हम लोग एस्फेक्सिया बोल रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखे तो अ कंडीशन caused by the failure of the cells to receive or utilize oxygen together with a failure to eliminate कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया होते हैं, ठीक है। थ्री क्लासिकल स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया। इसमें जो भी पर्सन के पास एयर की कमी हो गई, जैसे कि चोकिंग एक कंडीशन होती है जिसमें फूड जो होता है एयरवे में फंस जाता है, चोक हो गया, या फिर स्ट्रैंगुलेशन है, तो वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। तो वो 3 स्टेजेस कौन-कौन से होते हैं? तो पहला स्टेज होता है, स्टेज 1 इज़ डिस्निया। डिस्निया मतलब कि साँस ना ले पाना, साँस लेने में दिक्कत होना, इसको हम लोग द फाइटिंग फेज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने लगा, साँस नहीं ले पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो थे मेडुला में हम लोगों ने जो पढ़े थे, वो एक्टिव हो गए, ठीक है? इंक्रीज़ मैकेनिज़्म लिखें, मैकेनिज़्म increase CO2 stimulate the respiratory center in the medulla। उससे और ज़्यादा मतलब हुआ कि और ज़्यादा सेंटर में रेस्पिरेटरी सेंटर में स्टिमुलेट हुआ, तो और ज़्यादा सांस लेने वाली चीज़ एक्टिव हो गई कि और ज़्यादा सांस लेना है और तेज़ी से सांस लेने वाली चीज़ें हो रही हैं। साइंस क्या है? साइंस है कि रैपिड रैपिड हो गई ब्रीदिंग, डीप हो गई ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, इसको हम लोग कह रहे हैं हाइपर एपनिया। साइनोसिस बिगिन हो जाता है, साइनोसिस बिगिन, हार्ट रेट इंक्रीज, और टैकीकार्डिया, जो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं, और बीपी बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीज। फिर इसके बाद स्टेज 2 आता है, दूसरा स्टेज 2, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वल्जन। इसमें क्या होता है कि एक तरीके का ट्रांजिशन फेज होता है। किस तरीके से? मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म
मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, सीवियर हाइपर एपनिया होता है एंड हाइपोक्सिया इरिटेट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सीवर सीवियर हाइपर एपनिया एंड हाइपोक्सिया इरिटेट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इरिटेट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। साइंस क्या होते हैं? साइंस है वायलेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स डालेगा इंसान, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ब्लू हो जाता है, लिविड हो जाती है स्किन, एंड कन्वल्जन। क्रॉनिक मूवमेंट, इसमें जो स्पिंटर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो यूरेथ्रल और डिफिकेशन के लिए स्पिंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसमें स्पॉन्टेनियस यूरिनेशन और डिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसका ड्यूरेशन होता है दैट इज 1 to 2 मिनट, ड्यूरेशन 1 to 2 मिनट। फिर तीसरा स्टेज आ जाता है अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज इज द एपनिया, स्टेज 3 एपनिया। एपनिया हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो गई। इसका क्या होता है मैकेनिज्म, इसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, मैकेनिज्म इसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो पैरालाइज हो जाता है ड्यू टू एक्सट्रीम हाइपोक्सिया। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज नाउ पैरालाइज्ड बाय एक्सट्रीम हाइपोक्सिया। साइंस क्या होते हैं? ब्रीदिंग स्टॉप्स, pupil dilate, reflexes lost, reflexes are lost, and the heart eventually stops, and the heart जो होता है eventually stops। इसका क्या ड्यूरेशन होता है? इसका ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट का होता है, ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट। अब इसमें क्लिनिकल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये हम लोग ने 3 स्टेजेस देखे एस्फेक्सिया के, कि सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत हो गई, सांस लेने में दिक्कत हुई तो कन्वल्जन्स हुए, उसके बाद कैसे रेस्पिरेटरी सेंटर पैरालाइज हो गया और जो हार्ट था वो इवेंचुअली खत्म हो गया, बीट करना बंद कर दिया, तो इस तरीके से डेथ हो गई। तो ये एस्फेक्सिया, ये 3 स्टेजेस होते हैं, इन 3 स्टेजेस से गुजरता है इंसान। फिर क्लिनिकल की बात करें तो बिग 4 आपको याद रखना चाहिए, जिसमें पहला आता है साइनोसिस, दूसरा कंजेशन, फिर उसका एडीमा और पॉलीटेकियल हेमरेज। तो साइनोसिस में क्या होता है, ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाता है जब लेस देन 5 ग्राम/डेसीलीटर हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद कंजेशन की बात करें तो ऑर्गन जो है वो स्टफ्ड दिखने लगे, क्योंकि जो वेनस ब्लड था वो ब्लॉक हो गया, वेनस ब्लड रिटर्न हो नहीं पा रहा है, वो ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से जो ऑर्गन है वो स्टफ दिख रहा है। इडीमा, जो फ्लूइड था वो टिश्यू में लीक कर गया, स्पेशली इन पल्मोनरी एडिमा। और पॉलीटेकियल हेमरेज में क्या होता है, इसमें टाइनी टाइनी स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, टाइडी स्पॉट्स बोलते हैं जिसको, एक छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं क्योंकि स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं हाई प्रेशर की वजह से, तो जो स्किन में होता है छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर हम लोग हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया में मेन अंतर देखें तो हाइपोक्सिया में जो प्राइमरी इशू होता है वो लो लो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, लेकिन इसमें एस्फेक्सिया में ऑक्सीजन लैक तो है बट उसके बाद CO2 रिटेंशन भी है, उसकी वजह से एस्फेक्सिया हो रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो हाइपोक्सिया में तो नॉर्मल होता है या लो होता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, और एस्फेक्सिया में ऑलवेज हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस धीरे-धीरे लॉस होती है हाइपॉक्सिया में, लेकिन एस्फिक्सिया में एकदम से कॉन्शियसनेस लॉस होती है और मैकेनिज़्म तो हम लोग को पता ही है कि हाइपॉक्सिया में एनवायरनमेंट का होता है असर, एनीमिया और सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत है उसकी वजह से, और एस्फिक्सिया में जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये हाइपॉक्सिया और उसमें एस्फिक्सिया में अंतर कभी-कभी आ जाता है लिखने को, हाइपॉक्सिया और एस्फिक्सिया में, तो मेन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हाइपॉक्सिया हो रहा है, एस्फिक्सिया कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन की वजह से भी हो रहा है। हाइपॉक्सिया नॉर्मल और लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होगा, एस्फिक्सिया में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होगा। कॉन्शियसनेस उसमें धीरे-धीरे जाएगी हाइपॉक्सिया में, एस्फिक्सिया में एकदम से जाएगी। मैकेनिज़्म आपको पता ही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है एस्फिक्सिया का और उसमें होता है एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स के बारे में। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स कौन-कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं? तो ये आपने नीट के टाइम में भी पढ़ा होगा, टाइडल वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी ये सब। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। तो जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, ये एक तरीके का टूल होता है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ तो नहीं है किसी पेशेंट में। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से चीज़ें बनाएँगे। तो ये हमारा कह सकते हैं लंग्स है। अब कैसे लंग्स है? देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही थी। ऐसे, 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 ऐसे नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से साँस अंदर ले ली किसी इंसान ने, एकदम से साँस अंदर ले ली, फिर एकदम से बाहर छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। ऐसे, 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 ऐसे। तो इससे हम लोगों को चीज़ें समझ में आ गई कि क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को पता लगानी है। जैसे कि ये जो नॉर्मल चल रहा था, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। ये जो ऊपर वाला चीज़ है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा लिया, हम लोग जितना भी ब्रीथिंग लेते हैं उससे ज़्यादा इंस्पायर करा, तो हम लोग कहेंगे इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो ज़्यादा एक्सपायर करा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो बच गया इतना, ये जो बच गया, इसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है? इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक्स्ट्रा करा, कितना हम लोग कर सकते हैं? एक्स्ट्रा 3000 मिलीलीटर। टाइडल वॉल्यूम दैट इज़ अराउंड 500 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ अराउंड 1100 मिलीलीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज़ अराउंड 1200 मिलीलीटर। तो ये हो गए उनकी वैल्यूज़। अब कहे तो जो ये वाली चीज़ होती है कि टाइटल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐड कर दें तो आता है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर हम लोग इसको पूरा कितना हम लोगों का जो बॉडी है वो सांस छोड़ने के बाद कितना अंदर ले सकता है, या कितना अंदर लेने के बाद कितना तेजी से बाहर छोड़ सकता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकता है, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है, वो आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद ये जो कह सकते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम है, और उसके बाद कितना हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर पा रहे हैं, वो आ जाता है अपना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
बाकी ये टोटल कर दो जब इसको पूरा टोटल, तो ये टोटल हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये डायग्राम एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही से आपका चीजें बन जाएंगी। आप ये डायग्राम आ गया तो आपका पूरा जो चीजें थी वो एकदम कवर हो गई। टाइडल वॉल्यूम, अब इसके बारे में लिख लेते हैं छोटा छोटा। पहला तो था टाइडल, टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी बोल रहे थे, दैट इज अराउंड 500 मिलीलीटर। ये क्या होता है? वॉल्यूम इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, that is extra volume inspired, extra volume inspired over TV। ये कितना होता है? अराउंड 3000 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, that is extra volume extra volume expired after normal TV, after normal tidal volume, that is around 700 milliliter. And after that it's residual volume, residual volume, RV, air left after maximal expiration, air left after maximal। अब ये एयर लेफ्ट क्यों होती है? आप कॉमन सेंस से बताइए। एयर इस वजह से बची हुई है कि अगर हम लोगों ने पूरा एयर जो लंग्स में थी वो पूरी बाहर ही निकाल दी तो लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाएंगे, एकदम पीछे नहीं जाएंगे। उस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एयर बची रहती ही है अपने एयर में। ये कैन नॉट बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री। ठीक है। अब बी है, बी कह सकते हैं अपना लंग कैपेसिटीज, लंग कैपेसिटीज दैट इज स्टैटिक। अब लंग कैपेसिटी में क्या आ जाता है? पहला आता है वाइटल कैपेसिटी, VC। इसमें EV प्लस IRV प्लस ERV इतना आता है। मैक्सिमम एयर, मैक्सिमम एयर मूव्ड आउट स्लैश इन कितना होता है? दैट इज अप्रॉक्स 4.5 to 5 लीटर। फिर आता है दूसरा, दूसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो इसमें क्या है? ERV प्लस RV। ये एक बफर एयर होती है जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान बच जाती है। ठीक है। फिर तीसरा आता है टोटल लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, ये TLC बोलते हैं इसको, TLC। ये VC प्लस RV होता है, अप्रॉक्स 6 लीटर हवा
जो टोटल हवा होती है लंग्स में उसकी बात करते हैं। और जो डायनेमिक पीएफटी की बात करें, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, तो इसको हम लोग क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है 1 सेकंड में वो पता करते हैं। एफवीसी क्या होता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, और एफईवी जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था पर सेकंड में डिवाइडेड बाय एफवीसी जो आता है, उसका रेशियो निकालते हैं। दैट इज अराउंड 75 to 80% नॉर्मल है किसी किसी इंसान का। इसको टिफनी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सी है अपना ये वाला पार्ट आ गया, बी था ये सी। सी को अलग कलर से, सी है डायनेमिक। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, सारी चीजें एकदम मस्त तरीके से आपके सामने यहाँ पे है सिलेबस का गोल्ड स्टैंडर्ड। पहला है FEV1, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड। दूसरा है FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तीसरा है रेशियो FEV1/FVC रेशियो, इसको बोलते हैं टिफनी NEAU इंडेक्स। नॉर्मल होता है ये अराउंड 75% to 80%। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे बोल सकते हैं, जो FEV1 है, ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कोई डिजीज है जैसे अस्थमा हो गया या COPD हो गया, तो ये जो होगा ये कम मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस हैं जैसे फाइब्रोसिस और सिलिकोसिस, उसमें ये कम भी मिल सकता है या फिर नॉर्मल भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये सब लिया जाता है। अगर FVC की बात करें तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कम भी मिल सकता है। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में जो कि सिलिकोसिस और फाइब्रोसिस होती हैं, उसमें सिग्निफिकेंटली कम ही मिलेगा। अगर इस रेशियो की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में ये कम ही मिलेगा, ठीक है, हमेशा कम ही मिलेगा। और रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है, या फिर कम या फिर ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में ज़्यादा हो जाएगी और रिस्ट्रिक्टिव में कम हो जाएगी। तो ये कुछ क्लिनिकल्स थे, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर वाइवा में जैसे पूछते हैं कि अस्थमा और फाइब्रोसिस में अंतर बताओ, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम लोग चेक करेंगे। अगर ये रेशियो लो आ रहा है, दिस मीन्स अस्थमा होगा। अगर नॉर्मल या फिर हाई आ रहा है, तो दिस मीन्स वो फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो FEV1 होता है, दैट इज़ द, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, कहाँ गया? हाँ, ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड होता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है सर, देखो आप ऐसे बनाइएगा ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में ये जो है, ये ज़ाहिर-सी बात है ये कम ही मिलेगा, ये कम मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव ये कम मिलेगा। और रिस्ट्रिक्टिव में ये कम भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है। एफवीसी की बात करें तो एफवीसी में नॉर्मल भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और ये जो है ये कम मिलेगा, ठीक है। रेशियो जो होता है ये कम ही मिलेगा हमेशा, और इसमें नॉर्मल भी मिल सकता है या ज़्यादा भी मिल सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि अस्थमा और फाइब्रोसिस, अस्थमा इसका टाइप है और फाइब्रोसिस इसका टाइप है, सिलिकोसिस इसका टाइप है, और इसमें COPD आता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया हम लोगों को कि किस तरीके से जो रेशियो होता है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि फाइब्रोसिस है या फिर अस्थमा है, तो उन दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द थिंग
और इसके बाद हमारा क्या बचा है, एक और चीज़ बची है टॉपिक जो मैं बता रहा था, वेंटिलेशन में और थोड़ी चीज़ें हैं, वो देख लीजिए एक बार। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी हाइपोक्सिया एस्फिक्सिया। अब वेंटिलेशन एक टॉपिक था, उसमें थोड़ी-सी और चीज़ें हैं, वो एक बार देख लेते हैं, छोटा-सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर इस चैप्टर को पूर्ण विराम देंगे। देखिए आज हम लोग ने अच्छा खासा पढ़ा है, तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ अपने लिए। तो अभी हम तो अभी हम लोग वेंटिलेशन की बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग रुक गई थी इसकी वजह से थोड़ा-सा पार्ट नहीं आ पाया, तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। वेंटिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, वेंटिलेशन में हम लोगों ने ये देखा कि ये ब्रीथिंग होती है या फिर मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एयर जो होता है वो लंग्स के बाहर जाता है और लंग्स के अंदर आता है। ये जनरली डिपेंड बाय प्रेशर ग्रेडिएंट, प्रेशर जो ग्रेडिएंट होता है, प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये होता है। इसमें 2 टाइप हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया था, कि किस तरीके से जब प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है तो एयर ड्रॉन्स इनटू द लंग्स, और एक्सपायरेशन में ये इसी का चीज़ उल्टा हो जाता है, तो एक्सपायरेशन होता है। बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। अब फिजियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनट वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस वेंटिलेशन 3 टाइप्स आते हैं। एल्वियोलर वेंटिलेशन में नहीं, मिनट वेंटिलेशन में क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर्स इन द लंग पर मिनट, कि कितने पर मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर्स है वो लंग के अंदर आ रहा है। तो लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर्ड एंटरिंग इनटू द लंग्स पर मिनट, पर मिनट। और जो एल्वियोलर है, एल्वियोलर वेंटिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मेजर है। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर जो कि एक्चुअली एल्वियोलाई तक पहुँचती है, रेस्पिरेटरी ज़ोन तक पहुँचती है और गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। तो ये हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर दैट एक्चुअली दैट एक्चुअली रीचेस द एल्वियोलाई एंड पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। ठीक है। और जो डेड स्पेस होती है, ये जो वेस्टेड होती है, द वेस्टेड वेंटिलेशन दैट स्टेज इन कंडक्टिंग फेज, कंडक्टिंग फेज ए कंडक्टिंग पैसेज। अब इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, तो जो सबसे पहले मिनट वेंटिलेशन है उसे वी से डिनोट कर रहे हैं, वीई। वी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट होता है। जो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल क्या होती है वैल्यू, नॉर्मल 500 इंटू 12 होना चाहिए, तो 6 लीटर इसका, 6 लीटर पर मिनट इसका नॉर्मल रेंज होता है। एल्वियोलर वेंटिलेशन वी ए इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। इसका नॉर्मल क्या होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये एयर ट्रैप्ड इन द कंडक्टिंग जोन दैट इज अराउंड 150 मिलीलीटर होता है। तो इसमें 500 माइनस 150 मिलीलीटर इनटू 12 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा दैट इज 4.2 लीटर पर मिनट। ये इसका नॉर्मल रेंज है एल्वियोलर वेंटिलेशन का। डेड स्पेस वेंटिलेशन का वीडी इज इक्वल टू डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, वीडी इज इक्वल टू डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो ये इतनी चीजें थी।
अब अगर हम लोग कहें कि क्लिनिकल या फिर मैकेनिकल टाइप ऑफ वेंटिलेशन कौन-कौन से होते हैं, तो उसमें भी अलग-अलग टाइप के आते हैं, स्पॉन्टेनियस, मैकेनिकल, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव आते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए कि 4 टाइप के आते हैं, मैकेनिकल और क्लिनिकल। क्लिनिकल, थर्ड है क्लिनिकल, मैकेनिकल, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। इसमें पहला है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है नॉन इन्वेसिव और चौथा है इन्वेसिव। देखो, अब इनके अलग-अलग टाइप के मैकेनिज़्म्स होते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस है, इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है पेशेंट का डायफ्राम, तो उससे स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन हो रहा है। मैकेनिकल में पॉजिटिव प्रेशर है, जो लंग्स में पुश करा जा रहा है मशीन के थ्रू या वेंटिलेटर के थ्रू। जो नॉन इन्वेसिव है, उसमें टाइट फिटिंग मास्क होता है, उसके थ्रू हम लोग वेंटिलेशन करवाते हैं। और जो क्या कहते हैं इन्वेसिव होता है, इसमें डिलीवर्ड वाया एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं, ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू हम लोग करवाते हैं। तो यही चीज़ें थी। ये नॉर्मल हेल्दी स्टेट होता है, उसमें होता है। ये जो होता है मैकेनिकल, ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, फिर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तब करवाते हैं। ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा या सीओपीडी में होता है और ये इन्वेसिव कोमा हो गया या सीवियर एआरडीएस हो गया, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, तो उसमें हम लोग इन्वेसिव का मदद लेते हैं। तो ये 4 टाइप्स थे वेंटिलेशन के, क्लिनिकल या मैकेनिकल टाइप्स के। तो ये हम लोग ने देखा। अब हम लोग अगर बात करें कि क्यों एल्वियोलर वेंटिलेशन मैटर करता है। तो देखो जैसे कि कोई पेशेंट आया, वो रेस्पिरेशन उसका सही से नहीं हो पा रहा, हम लोग देख रहे हैं कि उसको साँस लेने में दिक्कत है, तो हम लोग इस सारी चीज़ों की यूज़ लेते हैं और वेंटिलेशन उसको करवाते हैं। इसमें भी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है, उस उससे हम लोग उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेट करवाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर या फिर दिस यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जितनी भी फिजियोलॉजी थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली, आज चीज़ें देखी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम लोग ने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दिया हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, फंक्शनल एनाटॉमी और ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अ, बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, हम ग्रुप है। ताकि और ज़्यादा कंटेंट मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा-अच्छा कंटेंट ला ला पाऊँ, प्रीमियम कंटेंट ला पाऊँ अब, तो प्रीमियम कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आपके लिए बेसिक सारा जो चीज़ें हैं वो तो हमेशा ही फ्री रहेंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।